हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेटा स्ट्रक्चर सीरीज। प्रीवियस लेक्चर में हमने एरे ट्रेवर्सल ऑपरेशन को डिटेल में समझा था, जिसमें हमने एरे के हर एलिमेंट को सिक्वेंशियली विजिट किया था। अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन को समझेंगे एरे के, दैट इज इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट एट द बिगनिंग ऑफ एन एरे। सबसे पहले ये समझते हैं इंसर्शन एट द बिगनिंग का मतलब क्या होता है। इंसर्शन एट द बिगनिंग का मतलब है एरे की फर्स्ट पोजीशन यानी इंडेक्स 0 पे न्यू एलिमेंट को ऐड करना। जब हमने एरे को डिटेल में समझा था उस वीडियो में हमने ये चीज समझी थी कि जो एरे होता है वो हमारे पास कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन के फॉर्म में होगा, है ना, कि हम एलिमेंट को एक सिक्वेंशियली फॉर्म में एक्सेस कर सकते हैं। अब हमको जब एलिमेंट को स्टार्टिंग में ऐड करना है, मतलब कि इंडेक्स 0 पे ऐड करना है, तो उसमें हमारे पास 3 केसेस बन सकते हैं। पहले उन 3 केसेस को समझते हैं कि क्या क्या हमारे पास एक सिचुएशन राइज हो सकती है जब हम इंडेक्स 0 पे वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम एल्गोरिथम को समझते हैं। सपोज करो हमने एक एरे लिया हुआ है, मार्क्स एरे ऑफ 5, और उसका टाइप क्या है, इंटीजर। तो इसमें मार्क्स क्या हो गया, नेम ऑफ द एरे, उसका इंटीजर डेटा टाइप है, एंड उसका साइज क्या है, 5 है। ठीक है, तो इसमें क्या इंडेक्सेस बनेगी, 0 to 4। जो लास्ट इंडेक्स होता है वो हमारा क्या होता है, साइज -1 होता है। ये हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में समझा था जब हम एरे को समझ रहे थे। हमारे पास फर्स्ट सिचुएशन क्या बन सकती है कि जो हमारा मार्क्स एरे है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब कि वो हमारे पास एम्प्टी है। तो इस केस में क्या करते हैं, हम डायरेक्टली इंडेक्स 0 पे वैल्यू को ऐड कर देंगे। अब हमारे पास सेकंड सिचुएशन क्या बन सकती है। सपोज हमारे पास सेम एरे मार्क्स ऑफ 5, उसका इंटीजर डेटा टाइप है, उसमें एलिमेंट्स क्या है, 10, 20, 30 एंड 40। तो जो हमारे पास एलिमेंट है 10, 20, 30, 40, उनको हमने एरे में स्टोर करवा दिया। तो 0th इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट आया, 10, 1th इंडेक्स पे 20, 2th इंडेक्स पे 30 एंड 3rd इंडेक्स पे 40। अब हमारा 4th जो इंडेक्स है वो एम्प्टी है। तो अब हमको कहाँ एलिमेंट ऐड करना है, स्टार्टिंग में, बिगनिंग में, इंडेक्स 0 पे। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, एलिमेंट को एक पोजीशन से हम शिफ्ट करेंगे। मतलब कि जो 3rd इंडेक्स की वैल्यू है दैट इज 40, उसको हम शिफ्ट करेंगे और 4th इंडेक्स में हम ले आएंगे। ठीक है, और जो हमारे पास सेकंड इंडेक्स में वैल्यू है उसको हम शिफ्ट करके 3rd इंडेक्स में ले आएंगे, दैट इज 30 हमारी 3rd इंडेक्स में आ जाएगी। जो हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू है वो हमारी सेकंड इंडेक्स में आ जाएगी, मतलब कि 20 हमारी सेकंड इंडेक्स में आ गया, और जो 0th इंडेक्स की वैल्यू है वो हमारी फर्स्ट इंडेक्स में आ जाएगी, मतलब कि जो 10 है वो हमारा फर्स्ट इंडेक्स में आ जाएगा। अब इससे क्या हुआ, जो हमारी 0 इंडेक्स है वो एम्प्टी हो गया। अब हम इसके अंदर वैल्यू को एंटर करवा देंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। अब एक लास्ट सिचुएशन हमारे पास क्या बन सकती है। सपोज हमारे पास सेम एरर है, इंट मार्क्स ऑफ 5, ठीक है, और इसमें हमारे पास एलिमेंट है 10, 20, 30, 40 एंड 50, और हमने अब क्या करा है, इन एलिमेंट्स को एरे में एंटर करवा दिया। तो 0th इंडेक्स पे 10 आ गया, फर्स्ट इंडेक्स पे 20 आ गया, सेकंड इंडेक्स पे 30 आ गया, 3rd इंडेक्स पे 40 आ गया, एंड 4th इंडेक्स पे 50 आ गया। अब आप ये देखो कि क्या आपको इसमें कोई भी स्पेस अवेलेबल दिखाई दे रही है जहाँ पे हम एलिमेंट को शिफ्ट करके हम वैल्यू को ऐड करवा सकते हैं, नहीं दिखाई दे रही। ये हमारे पास कंडीशन होती है ओवरफ्लो कंडीशन की। ये कब कंडीशन अराइज होती है, जब हम एक स्टैटिक एरे को यूज करते हैं, तब हमारे पास ये कंडीशन अराइज होगी, क्योंकि उस केस में हम एरे के साइज को इंक्रीज नहीं कर सकते। जब हमारे पास एक डायनेमिक एरे आता है तब हम साइज को इंक्रीज कर सकते हैं जितनी हमारी नीड होती है। और C++ इनमें हमारे पास क्या होता है, स्टैटिक एरे होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि क्या 3 सिचुएशन हमारे पास राइज हो सकते हैं। सबसे पहले कि हमारा एरे पूरा ही एम्प्टी है तो हम डायरेक्टली वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे। सेकंड, कि कुछ वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी इसके अंदर इंसर्टेड है तो उनको हम क्या करेंगे, एक एक करके शिफ्ट करेंगे। थर्ड सिचुएशन क्या आ सकती है कि हमारे पास कोई स्पेस ही अवेलेबल नहीं है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो कंडीशन बोलते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब समझते हैं एल्गोरिथम हम कैसे लिखेंगे इंसर्शन एट द बिगनिंग की। एल्गोरिथम लिखने से पहले हमें एल्गोरिथम में ये भी बताना होता है कि कौन सा सिंबल हमने किसके लिए यूज किया है। तो सबसे पहले हम वही चीज लिखते हैं। एल हम यूज कर रहे हैं लीनियर एरे के लिए, एल भी हम यूज कर रहे हैं लोअर बाउंड ऑफ एरे के लिए, यू भी अपर बाउंड ऑफ एरे के लिए। आइटम हमारे पास क्यों होगा, वो एलिमेंट को स्टोर करेगा जिसको हमें इंसर्ट करना है, एंड एन क्या रिप्रेजेंटेट करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एरे।
सबसे पहला स्टेप आता है हमारे एल्गोरिथम में ओवरफ्लो कंडीशन को चेक करने के लिए। सबसे पहला स्टेप क्यों आएगा ओवरफ्लो कंडीशन का? क्योंकि अगर हमारे एरे में स्पेस ही नहीं है तो हम आगे के स्टेप्स को एग्जीक्यूट करके क्या ही करेंगे, है ना। तो आप ये चीज ध्यान रखना कि जब भी हमारे पास कोई भी अगर ओवरफ्लो कंडीशन या अंडरफ्लो कंडीशन को हम चेक करते हैं तो वो आप स्टार्टिंग ऑफ एल्गोरिथम में ही लिखोगे। तो ओवरफ्लो कंडीशन को हम कैसे चेक करते हैं? इफ n इक्वल टू ub माइनस एल बी प्लस वन देन प्रिंट ओवरफ्लो एंड एग्जिट। अब इसमें n क्या रिप्रेजेंटेट कर रहा है? कितने नंबर ऑफ एलिमेंट उस टाइम हमारे एरे में प्रेजेंट है, ठीक है। और ub माइनस एल बी प्लस वन क्या रिप्रेजेंटेट करता है? हमारे एरे की कैपेसिटी क्या है, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हमारे एरे में स्टोर हो सकती है। स्टेप 2 आता है इनिशियलाइज करना काउंटर को। उसमें हम क्या करते हैं? सेट k कॉलन इक्वल टू n माइनस वन। स्टेप 3 आता है रिपीट स्टेप 4 एंड 5 वाइल k ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर बाउंड। स्टेप 4 आएगा शिफ्ट एलिमेंट सेट la ब्रैकेट में k प्लस वन कॉलन इक्वल टू la ब्रैकेट में k, ठीक है। स्टेप 5 आता है डिक्रीज करना काउंटर को। उस केस में हम क्या करते हैं? सेट k कॉलन इक्वल टू k माइनस वन। देन आता है हमारा एंड ऑफ द स्टेप 3 लूप। फिर हम स्टेप 6 में इंसर्ट करेंगे न्यू एलिमेंट को। तो सेट la ब्रैकेट में लोअर बाउंड ब्रैकेट क्लोज कॉलन इक्वल टू आइटम। स्टेप 7 आता है अपडेट कर देंगे हम साइज को। तो सेट n कॉलन इक्वल टू n प्लस वन। एंड स्टेप 8 आता है एग्जिट। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू इस एल्गोरिथम को डिटेल में समझते हैं कि कैसे पूरी एल्गोरिथम हमने लिखी है। सबसे पहले फर्स्ट सिचुएशन लेके चलते हैं जिसमें हमारे पास एरे एम्प्टी है। तो हमने एक एरे लिया इंट मार्क्स ऑफ 5, ठीक है। तो हमारे पास इंडेक्स क्या बनेगी? 0 to 4 हमारे पास इंडेक्स होगी। अब इस केस में n हमारे पास क्या होगा? 0, क्योंकि कोई भी एलिमेंट एरे में प्रेजेंट नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप क्या आता है? ओवरफ्लो कंडीशन को चेक करना कि क्या n इक्वल टू अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1 है। देखते हैं n हमारे पास क्या है? 0, ठीक है। अपर बाउंड हमारे पास 4 है, लोअर बाउंड हमारे पास 0 है, एन हमारे पास प्लस 1 करेंगे तो 4 माइनस 0 प्लस 1 कितना होगा? 5। क्या 0 5 के इक्वल है? नहीं है। इसका मतलब हमारे पास एरे में स्पेस अवेलेबल है, हम वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है इनिशियलाइज करना काउंटर को, ठीक है। अब इसमें हमारे पास n क्या है? 0, कोई भी एलिमेंट अवेलेबल नहीं है। तो क्या आएगा? 0 माइनस 1, k की वैल्यू कितनी आ गई? -1। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है रिपीट करेंगे स्टेप 4 एंड 5 को। कब तक? जब तक k की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर बाउंड हो। अब k इसमें हमारे पास क्या है? -1 और लोअर बाउंड हमारे पास 0 है। कि क्या -1 ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर बाउंड होता है? नहीं होता। तो ये हमारी कंडीशन फॉल्स होगी, तो हम लूप में नहीं जाएंगे। मतलब कि स्टेप 4 एंड 5 हमारे एग्जीक्यूट नहीं होंगे, क्योंकि इसमें हमें कोई भी एलिमेंट को शिफ्ट करने की जरूरत ही नहीं है, इसीलिए, ठीक है। अब हम डायरेक्टली जंप कर देंगे स्टेप 6 में। स्टेप 6 में हम क्या कर रहे थे? आइटम को ऐड कर रहे थे एट द बिगिनिंग ऑफ एन एरे। सपोज हमें आइटम को ऐड करना है 10, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? मार्क्स ब्रैकेट में एल बी इक्वल टू 10। एल बी हमारा क्या है? लोअर बाउंड, 0th इंडेक्स जो हमारा एम्प्टी है। तो हमारा 10 क्या होगा? 0th इंडेक्स पे जाके स्टोर हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? साइज को अपडेट करना। स्टार्टिंग में हमारा n क्या था? 0, क्योंकि कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं था। अब क्या करेंगे? n प्लस 1, मतलब कि 0 प्लस 1, इसका मतलब n अब हमारे पास क्या हो गया? 1। और हमारा फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट हो गया है हमारे एरे में। n क्या रिप्रेजेंटेट कर रहा है? कि अभी मौके पे हमारे पास एरे में हमारा एक एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट सिचुएशन हमारे पास क्या थी? कि कुछ एलिमेंट हमारे एरे में अवेलेबल है, फिर हमें शिफ्टिंग करना है। अब हम उससे भी समझते हैं इस एग्जांपल को एग्जीक्यूट करके। सपोज इंट ऑफ मार्क्स ऑफ 5, वही सेम हमारे पास एरे है, लेकिन इसमें हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी इंसर्ट है, दैट इज 10 20 30 एंड 40, ठीक है। हमने एक एरे बना लिया जिसमें हमने वैल्यूज को इंसर्ट कर दिया है। अब सबसे पहला स्टेप आता है ओवरफ्लो कंडीशन को चेक करने के लिए। ओवरफ्लो कंडीशन कैसे चेक करते हैं? n इक्वल टू यू बी माइनस एल बी प्लस 1, ठीक है। n इसमें हमारे पास क्या है? 4, मतलब कि हमारे पास 4 एलिमेंट ऑलरेडी उसमें अवेलेबल है, इसलिए हमने n 4 हो जाएगा हमारे पास। यू बी माइनस एल बी प्लस 1, यू बी क्या है? 4, एल बी 0 प्लस 1, 4 माइनस 0 प्लस 1 कितना हो गया? 5। कि क्या हमारा n इसके इक्वल है? मतलब कि क्या 4 इक्वल टू 5 है? नहीं है। अब हमारी यहाँ कंडीशन फेल होगी है। हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? k को इनिशियलाइज करेंगे। n हमारे पास क्या था? 4, क्योंकि 4 वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है। 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 3। तो अब हमारे पास जो काउंटर है उसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है? 3। अब स्टेप 3 में हम क्या चेक कर रहे थे कंडीशन को? कि क्या k ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर बाउंड है? अगर है तो हम स्टेप 4 एंड 5 को रिपीट करेंगे। अब इसमें हमारे पास k की क्या वैल्यू है? 3।
लोअर बाउंड क्या है 0 कि क्या 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, कंडीशन ट्रू है। अब हम जाएंगे स्टेप 4 पे। स्टेप 4 में हम क्या कर रहे थे, एल ए ब्रैकेट में k प्लस 1 कॉलन इक्वल टू एल ऑफ के, मतलब कि हम शिफ्टिंग कर रहे थे एलिमेंट्स को। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, मार्क्स ब्रैकेट में k प्लस 1 इक्वल टू मार्क्स ऑफ k। अब k प्लस 1 हमारे पास क्या है 4 हो जाएगा, क्योंकि k की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, तो 3 प्लस 1 कितना हो गया 4। और हमारे पास जो मार्क्स ऑफ k में कितना आ जाएगा 3 वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो थर्ड इंडेक्स की वैल्यू थी वो फोर्थ इंडेक्स पे शिफ्ट हो गई है, ठीक है। फिर स्टेप 5 में हम क्या करते हैं, वैल्यू को डिक्रीज करते हैं काउंटर को, है ना। तो हमारे पास काउंटर की वैल्यू पहले क्या थी 3, 3 माइनस 1 अब कितना हो जाएगा 2। अब हम वापस से स्टेप थर्ड पे जाएंगे, चेक करेंगे कि क्या k की वैल्यू अभी भी हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर बाउंड है, मतलब कि क्या 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, कंडीशन ट्रू है। वापस से स्टेप 4 पे आएंगे। तो अब स्टेप 4 में क्या होगा, मार्क्स k प्लस 1 इक्वल टू मार्क्स ऑफ k प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि k हमारे पास 2 है, तो मार्क्स ऑफ 3 इक्वल टू मार्क्स ऑफ 2। इसका मतलब क्या हुआ, जो सेकंड इंडेक्स की वैल्यू थी वो थर्ड इंडेक्स में आ गई है। अब हम वापस से क्या करेंगे, काउंटर को डिक्रीज करेंगे। अब हमारे पास काउंटर की वैल्यू क्या थी 2, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1। अब वापस से स्टेप 3 पे जाएंगे और चेक करेंगे कि क्या अभी भी k की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर बाउंड है, मतलब कि 1 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, कंडीशन ट्रू है। अब आएंगे स्टेप 4 पे, क्या हो चलेगा, मार्क्स ब्रैकेट k प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू मार्क्स ऑफ k अभी हमारे पास क्या था 1, तो k प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, मार्क्स ऑफ 2 इक्वल टू मार्क्स ऑफ 1। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू हमारी इंडेक्स 2 पे आ गई है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, काउंटर को डिक्रीज करेंगे, 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा 0। अब हमारी k की वैल्यू आ गई 0। फिर हम वापस से स्टेप 3 पे जाएंगे और चेक करेंगे कि क्या k अभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर बाउंड है, मतलब कि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इक्वल है, तो कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। अब स्टेप 4 पे आएंगे, क्या चलेगा, मार्क्स ब्रैकेट k प्लस 1 इक्वल टू मार्क्स ऑफ k हमारे पास क्या था 0, तो मार्क्स ऑफ 1 इक्वल टू मार्क्स ऑफ 0, मतलब कि 0th इंडेक्स की वैल्यू अब हमारी फर्स्ट इंडेक्स पे आ गई है। अब k को वापिस से हम नेक्स्ट स्टेप में डिक्रीज कर देंगे, क्या होगा 0 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1। अब हम वापस से स्टेप थर्ड पे जाएंगे, चेक करेंगे कि क्या k अभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर बाउंड है, मतलब कि क्या -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स होगी। अब हम आ जाएंगे लूप से बाहर। अब स्टेप 6 चलेगा। अब यहाँ तक आप ये देखो कि हमने हर एलिमेंट को एक एक पोजीशन से शिफ्ट कर दिया और इंडेक्स 0 को हमने एम्प्टी कर लिया है। अब हम स्टेप 6 में क्या करेंगे, मार्क्स ऑफ लोअर बाउंड में आइटम को इंसर्ट कर देंगे, मतलब कि उस वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे जिसको हमें इंसर्ट करना था। स्टेप 7 में हम क्या करेंगे, साइज को अपडेट। एन हमारे पास स्टार्टिंग में क्या था 4, 4 प्लस 1, अब एन की वैल्यू हमारे पास हो जाएंगी 5 और लास्ट में क्या आएगा एग्जिट, ठीक है, इतना क्लियर है। अब आते हैं लास्ट सिचुएशन जिसमें हमने ये देखा था कि हमारा एरे कंप्लीटली फील्ड है, कोई भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं हो सकता है। सपोज इंट मार्क्स ऑफ 5 है और उसमें वैल्यूज का एंटर है 10, 20, 30, 40 एंड 50। अब हमारा एल्गोरिथम का पहला स्टेप चलेगा और चेक होगा कि क्या n की वैल्यू इक्वल है ub माइनस LB प्लस 1 के। n की वैल्यू क्या है 5, क्योंकि उस टाइम हमारे पास 5 एलिमेंट प्रेजेंट है हमारे एरे में, ठीक है। ub माइनस LB प्लस 1 की क्या वैल्यू होगी, ub 4, LB हमारे पास 0 है, तो 4 माइनस 0 प्लस 1 कितना हो गया 5। अब n इक्वल टू ub माइनस LB प्लस 1 हो गया, क्योंकि n भी 5 है एंड ub माइनस LB प्लस 1 भी हमारे पास 5 है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। इसका मतलब हमारे पास मैसेज क्या प्रिंट हो जाएगा, ओवरफ्लो का, कोई भी हम एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते और एग्जिट हो जाएगा हमारी। अब इसके आगे हमारी एल्गोरिथम नहीं चलेगी, ठीक है, इतना क्लियर है। अब समझते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सपोज हमारे एरे में n एलिमेंट है, ठीक है, और हमें बिगनिंग में ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, सब एलिमेंट को शिफ्ट करेंगे एक एक पोजीशन से, है ना। तो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी O(n). n हमारे पास क्या हो गया, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस टाइम एरे में प्रेजेंट है। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। आज की वीडियो में हमने ये समझा कि कैसे हम एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं एट द बिगनिंग ऑफ एन एरे और क्या हमारे पास सिचुएशन राइज हो सकती है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू PG स्मार्ट लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।